क्वेश्चन बनाए थे क्या? मतलब क्वेश्चन शुरुआत किए बनाना, चेक नहीं करेंगे लेकिन शुरू किए बनाना। बनता है कि नहीं? क्वेश्चन बनाइए, बनना चाहिए। और जो नहीं बनेगा बाद में हम उसको देख लेंगे कि क्या है नहीं है। अभी फ़िलहाल हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। अगला 3-4 दिन में इसको ख़त्म करके नया चैप्टर शुरू करना है, चूँकि बहुत ज़्यादा खिंचा रहा है टॉपिक ये। हिट ही डालेंगे। डेविएशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम Raoult's law of partial pressure. Deviation of solution from Raoult's law of partial pressure. अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको रॉल्ट्स लॉ को समझना होगा। आप रॉल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी समझे हुए हैं, हम फिर एक बार याद दिला देते हैं। आप याद कीजिए, 2 या 2 से अधिक वोलाटाइल लिक्विड का जब सॉल्यूशन था तो वहाँ पर एक टर्म आया था ना, वो पी ए बराबर एक्स इंटू पी नॉट ए, पी बी बराबर एक्स बी इंटू पी नॉट बी। तो उसी पर थोड़ा सा वर्क हम लोग करेंगे अभी। मान लीजिए 2 लिक्विड ए और बी का यह एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड बी। दोनों का दोनों लिक्विड है, मतलब दोनों का दोनों वोलाटाइल होगा। अब देखिए, यहां पर जो वेपर बनेगा ए का भी बनेगा, बी का भी बनेगा। तो ए का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर नहीं, ए का जो पार्शियल प्रेशर यहां होगा उसको हम कहेंगे पी ए, और बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे पी बी। और इसको रॉल्ट के पार्शियल प्रेशर लॉ से आसानी से निकाला जा सकता है, जहाँ पर पी ए बराबर हुआ था, याद कीजिए, एक्स ए इंटू पी नॉट ए, और पी बी बराबर हुआ था एक्स बी इंटू पी नॉट बी। अब थोड़ा सा अंतर आपको समझना पड़ेगा पी ए में और पी नॉट ए में। यह अंतर समझ के ही आप इस टॉपिक को आगे पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। देखिए, जब प्योर लिक्विड ए लेते हैं आप और इस पर बैरोमीटर लगा दीजिए, तो वो सिर्फ ए के वेपर प्रेशर को मेजर करेगा, और ये वैल्यू कहलाता है पी नॉट ए, और यह वैल्यू कांस्टेंट होता है। एक बार जितना निकल गया सेम कंडीशन में उतना ही रहेगा। ये पी ए क्या है? पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, मतलब ए के साथ कोई और मिला होगा, कोई लिक्विड, जैसे ए के साथ यहाँ कौन मिला हुआ है? बी। दोनों वेपोराइज हो रहा है, दोनों वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ए का अपना प्रेशर ए का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा, बी का अपना प्रेशर बी का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। मतलब यहाँ पर यदि हम बैरोमीटर लगा दें, यहाँ बैरोमीटर लगाए तो ए का वेपर प्रेशर बताया, लेकिन यहाँ पर यदि हम बैरोमीटर लगा दें तो वो ए का वेपर प्रेशर नहीं बताएगा, बी का भी नहीं बताएगा, वो जो बताएगा वो टोटल का बताएगा। तो टोटल के वेपर प्रेशर को हम किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? पी एस से। और पी एस का फॉर्मूला आप याद कीजिए, पी एस यही था ना, पी ए प्लस पी बी, याद है कि नहीं? और बाद में इसी को हम कह दिए थे पी एस इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। तो पी ए क्या है? जब सॉल्यूशन बन गया, ए भी वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बी भी वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो ए का जो अपना प्रेशर होगा वह ए का पार्शियल प्रेशर कहलाता है, और बी का जो अपना प्रेशर होगा वह बी का पार्शियल प्रेशर कहलाता है। तो आपको लगेगा कि सर ए का जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो तो हम निकाल ही चुके हैं, फिर ए का काहे निकाल रहे हैं, और ये वैल्यू अलग कैसे होगा? तो बात देखिए सीधी सी है कि ए का अमाउंट यदि बर्तन में ज़्यादा लेंगे तो ए का वेपर ज़्यादा बनेगा, और ए का अमाउंट कम लेंगे तो ए का वेपर कम बनेगा। इस स्थिति में
ए का अपना प्रेशर, सॉल्यूशन में ए का अपना प्रेशर क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सॉल्यूशन में ए का अमाउंट क्या है। इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। उतारिए इतना। ये दोनों कहाँ से आया है? रॉल्ड्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और हम इस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, चूँकि आप पीछे पढ़े हुए हैं। और दूसरी बात कि समझ में भी सिर्फ उन्हीं लोगों को आएगा जो पीछे क्लास किए हैं। जो नहीं किया क्लास किए हैं ये सबका, उन लोगों को कुछ नहीं बुझाएगा। 2-4 दिन वेट कर लीजिए नया चैप्टर का। और अब उतना हमारे पास समय नहीं है कि हम इसको फिर से समझाएं। 4 दिन लगना चाहिए, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, या 4 दिन या 5 दिन। मन लगा के खिस्सा कर रही है, और हम मिटाएंगे तो कहेगी अभी दिन नहीं लिखे हैं। बेवफाइयों वाले दिन चले गए। अभी होली वाला लगा सकते हो, बोले होली वाला लगा सकते हो। अभी सब पुराना होने लगा। उतार लिए क्या यहाँ तक? अब एक चीज गौर कीजिए आप, यहां पर यदि आप प्योर लिक्विड ए लेते हैं और यहां बैरोमीटर लगाते हैं, तो बैरोमीटर किस चीज का वैल्यू देगा आपको? पी नॉट ए का। और जो भी वैल्यू देगा सेम कंडीशन में वो फिक्स है, वो बदलने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप सॉल्यूशन बना लेते हैं तो ए का अमाउंट जितना बढ़ाते रहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए उतना ही बढ़ता रहेगा, अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन बनने के बाद ये जो पी ए का वैल्यू होगा ये डिपेंड कर जाएगा ए के अमाउंट पर, और इस हिसाब से ये जो पी ए है यह वेरिएबल वैल्यू माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पी ए वेरिएबल है एक्स ए के साथ, और पी नॉट ए क्या है? कांस्टेंट। यही बात समझना था, और अब इससे आगे बढ़िए। देखो, पी ए बराबर होता है एक्स ए इंटू पी नॉट ए, या हम चाहें तो इसी को लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। लिख सकते हैं कि नहीं? यहां देखिए, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी, या इसी को हम लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहाँ पी नॉट ए कॉन्स्टेंट है, यहाँ पी नॉट बी कॉन्स्टेंट, यहाँ एक्स ए वेरिएबल, पी ए वेरिएबल। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कांस्टेंट को यदि हटा दें तो पी ए जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के? क्योंकि यदि ये प्रोपोर्शनल साइन यदि आप हटाते हैं और बराबर करते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या आएगा? यही पी नॉट ए आ जाएगा। और यहाँ भी वही बात है, पी बी जो है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का। तो ये तो सिंपल सा समझने वाला बात है कि सॉल्यूशन में यदि तुम ए का अमाउंट बढ़ाओगे तो ए का मोल बढ़ेगा, ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर तो बढ़ेगा ही, क्योंकि अमाउंट बढ़ा रहे हैं पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। ये जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू एम एक्स को फॉलो कर रहा है, देखिए तो ध्यान से। और यह भी y इज इक्वल टू एम एक्स को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर यदि हम ग्राफ खींचें, बताइए किसके किसके बीच ग्राफ खींचेंगे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई के साथ किसको इक्वेट किए? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को। एक्स के साथ क्या है?
एक्स ए, आपको नहीं लगता है कि ये ओरिजिन से पास करेगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगा पास थ्रू ओरिजिन, और ये जो एंगल होगा यही थीटा, जो भी एंगल होगा उसका 10 वैल्यू निकाल लीजिए, वही स्लोप होगा, और वही स्लोप इस बार पी नॉट ए के बराबर होगा, हाँ या ना? अरे पी नॉट ए ही ना स्लोप एम है। यहां भी इसी तरह का एक ग्राफ खींच सकते हैं आप, किसके किसके बीच? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और पी बी, ये एक्स और वाई के बीच का ग्राफ है। बात समझ में आ रही है? यहाँ का जो एंगल होगा थीटा, यही टेन थीटा, स्लोप एम है, और ये इस बार पी नॉट बी के बराबर है। और यहाँ पर ये जो थीटा है यह टेन थीटा स्लोप है, और यही इस बार पी नॉट ए के बराबर है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए रॉल्ड्स लॉ के अनुसार जब आप ग्राफ खींचेंगे तो निश्चित रूप से वह ग्राफ आपको कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। यदि ग्राफ सच में स्ट्रेट लाइन आता है, इसका यह मतलब है कि वह सॉल्यूशन रॉल्ड्स के लॉ का पूर्णतः फॉलो करता है। लेकिन कुछ ऐसा भी सॉल्यूशन है जिसमें आप ये ग्राफ खींचेंगे तो ये आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ये ग्राफ जब आप खींचेंगे ना तो ग्राफ आना चाहिए ऐसा, लेकिन वो ग्राफ या तो इस लाइन से थोड़ा दूर ऊपर जाते जाते ऊपर भाग जाता है या फिर नीचे भाग जाता है। मतलब हमारा रास्ता ये है, और यदि हम ऊपर या नीचे भागे हैं इसका मतलब डेविएशन हो गया है। सवाल ये उठता है कि डेविएशन हुआ क्यों? यदि आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो डेविएशन दो तरह से हो सकता है। हो सकता है आप भुतला गए रास्ता, या हो सकता है कोई आपको गलत रास्ता ही बता दिया, तो ये आपके डेविएशन का रीजन हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सॉल्यूशन को ऐसा कौन सा किस आदमी से पाला पड़ गया कि इसका डेविएशन हो गया? मतलब सॉल्यूशन में डेविएशन का मतलब क्या होता है? तो डेविएशन का सिंपल मतलब होता है सॉल्यूशन में, कुछ सॉल्यूशन रॉल्ट के नियम का पालन करता है, और वो जो पालन करता है उसमें हर बार आपको ग्राफ ऐसा ही आएगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो सॉल्यूशन रॉल्ट के पार्शियल प्रेशर लॉ को फॉलो नहीं करता है उसमें यह स्ट्रेट लाइन नहीं आके ये कर्व लाइन में आ जाता है, और ये कभी ऊपर की तरफ भाग जाता है तो कभी नीचे की तरफ। तो सवाल ये भी तो उठता है कि कब ऊपर की तरफ भागेगा, कब नीचे की तरफ भागेगा, काहे डेविएशन हुआ ही क्यों? इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको आगे का टॉपिक समझना पड़ेगा। उतारिए। हाँ, तो ये जो ग्राफ है यह ग्राफ कैसा है? विदाउट डेविएशन या विद डेविएशन? विदाउट डेविएशन। ये दोनों ग्राफ विदाउट डेविएशन। क्या कुछ दिक्कत है क्या? उतारिए जल्दी। इस ग्राफ के नीचे और इस ग्राफ के नीचे दोनों जगह नहीं, बल्कि एक जगह कहीं पर आप ये ग्राफ बना लेंगे, या दोनों जगह बना सकते हैं। यदि ये ग्राफ ऐसा आ जाए या ये ग्राफ ऐसा आ जाए, दोनों केस में माना जाएगा कि इसमें डेविएशन है, तो ये जो ग्राफ है विद डेविएशन है।
चलो देखो इधर, पी एस बराबर होता है पी ए प्लस पी बी। पी एस इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। इधर देखिए, पी एस इज इक्वल टू एक्स ए को हम चाहें तो 1 - एक्स बी लिख सकते हैं। क्या है? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 के बराबर होता है, इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। हम इसको लिख सकते हैं पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। यहाँ से पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी दोनों में है, कॉमन ले लीजिए तो बचेगा एक्स बी, पॉजिटिव वाला पहले लिए हैं तो यहाँ लिखाएगा पी नॉट बी और माइनस पी नॉट ए। बताइए ये लिखाएगा या नहीं? ठीक ठीक है। अरे यहाँ भी एक्स भी है, यहाँ भी एक्स। हम कुछ नहीं किए, देखो इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, फिर एक्स भी कॉमन ले लो, पी नॉट भी यहाँ बचेगा एक्स भी कॉमन लेने के बाद, और यहाँ क्या बचेगा? पी नॉट है। तो इसी को हम यदि चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट ए। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? कुछ नहीं कि इधर वाले टर्म को इधर लिख दें, इधर वाले टर्म को इधर लिख दें। ये गुना में पहले लिखा हुआ है, इधर बाद में लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? बात तो एक ही है। अब थोड़ा गौर से इस इक्वेशन को देखिए। पी नॉट ए एक कांस्टेंट टर्म है, एक्स बी एक वेरिएबल टर्म है, जैसे जैसे अमाउंट बदलता रहेगा ये वैल्यू बदलता रहेगा। पी नॉट ए पी नॉट बी और पी नॉट ए अमाउंट के बदलने से पी नॉट ए पी नॉट बी का मान बदलने वाला नहीं है, क्योंकि यह प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है। तो सीधा सा बात है कि एक्स बी के बदलने से सीधा असर पड़ेगा किस पर? पी एस पर। यानी पी एस वेरिएबल, एक्स बी वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो कर रहा है। यानी यह भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब देखिए एक सीधी सी बात है, पी ए प्लस पी बी, आपको नहीं लगता है कि दो स्ट्रेट लाइन को आप जोड़े हैं? अरे ऊपर तो वो एक्स ए पी ए बराबर एक्स ए इंटू पी नोट ए और फिर पी बी बराबर एक्स बी इंटू पी नोट बी, ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना। तो निश्चित है कि दो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को जोड़ेंगे तो तीसरा जो इक्वेशन फाइनली हमको मिलेगा वह भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अंतर यह है कि यह ओरिजिन से पास कर रहा है, यह ओरिजिन से पास नहीं करेगा। देख रहे हैं आप, एम एक्स प्लस सी आ रहा है, कुछ वाई इंटरसेप्ट उसका होगा। तो जो भी वाई इंटरसेप्ट होगा उसको हम ग्राफिकली चेक करेंगे। उतारिए यहाँ तक। ये बात बताकर सिर्फ हम आपको यह बताना चाह रहे थे कि दो स्ट्रेट लाइन को आप जोड़ेंगे तो फाइनली आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। बाद में इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ देखेंगे, तो वहाँ हम बोलेंगे नहीं, वहाँ पर सिर्फ बोल देंगे कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है। अब यहाँ पर यदि हम ग्राफ खींचें एक्स और वाई के बीच, बताइए वाई एक्सिस पर किसको रखना है? पी एस को। एक्स एक्सिस पर एक्स बी को। इसका कुछ ना कुछ वाई इंटरसेप्ट होगा, पॉजिटिव स्लोप के साथ ग्राफ हो जाएगा। ये वैल्यू थीटा, यही टेन थीटा स्लोप होता है, और ये स्लोप किसके बराबर है? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए के। और यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू क्या है? सी। इसी को क्या बोलेंगे यहां पर? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अरे ये पी नॉट ए है, सॉरी, वो तो स्लोप है। तो इस तरह का इक्वेशन बनेगा।
अभी हम आपको बताए थे कि सॉल्यूशन दो तरह का होगा, एक जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा और एक वह जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। जिस सॉल्यूशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है वह रॉल्ट के नियम को मान रहा है, और जिसका नहीं आता है वह रॉल्ट के नियम को नहीं मान रहा है। इस हिसाब से कुल कितना तरह का सॉल्यूशन हो गया? दो तरह का, एक जो मानता है और एक जो नहीं मानता है। जो मानता है वही कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं मानता है वही कहलाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अभी भी इसके अंतर्गत और सारी बातें हैं, तब जाके इसको हम लिखाएंगे, पहले समझाना है। और खींच दिए ग्राफ। देखो ये सब टॉपिक के साथ समस्या क्या है ना, कि इतना न बात एक्सपेरिमेंटल होता है और इतना न बात थियोरिटिकल होता है। अब यहाँ तो हम सिर्फ थ्योरी करा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट तो करा नहीं रहे हैं। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के सारे सेटअप को आपके दिमाग में हमको सेट करना पड़ता है कि देखो ऐसा हम किए, ऐसा किए तो ऐसा हो रहा है। और हम एक्सपेरिमेंट करें या ना करें, आप इस बात को ज़रूर फील करते होंगे कि हाँ ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है। भले उसके रियल रिजल्ट को आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। और यदि आप अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि जो हम बोल रहे हैं वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए। यदि कभी मौका मिला और आप करके देखेंगे तो वैसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे इसी टाइप के बात को एक बार फिर से आप देखिए, क्योंकि कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल बात हम करने वाले हैं यहाँ। अब देखिएगा, जो बात बोलेंगे उसको सुनिएगा, लिखना उखना कुछ नहीं है, क्योंकि यहीं से आप आइडियल नॉन आइडियल को बढ़िया से समझ पाइएगा। यहीं से समझ पाइएगा कि काहे ग्राफ में डेविएशन होता है। मिटा दें इसको, अब लिखना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। पी एस बराबर होता है एक्स ए इंटू पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी। आप चाहें तो पी एस के वैल्यू को इस चीज़ से गुना भाग कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये सब चीज़ दिया रहे। तो यदि नहीं भी दिया हुआ है तो लैब में जाके आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे। आप किस किस लिक्विड की बात यहाँ पर कर रहे हैं? ए और बी की। तो आप एक बर्तन में पी और ए ले लीजिए, एक बर्तन में पी और बी ले लीजिए, दोनों में बैरोमीटर लगा के छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद अपने पता चल जाएगा कि इसका वेपर प्रेशर क्या है और इसका वेपर प्रेशर क्या है। वो वैल्यू आपको बता देगा। बताइए एक्चुअल में ये क्या मिल गया आपको? पी नोट ए और क्या मिला? पी नोट बी। मतलब आप लैब में जाके इस वैल्यू को रख सकते हैं और इस वैल्यू को रख सकते हैं। समझ में आया कि कैसे निकलेगा वो? अब देखो, तुम ए और बी से एक सॉल्यूशन बनाओगे, तो सॉल्यूशन बनाओगे तो ए का कुछ मोल लोगे, बी का भी कुछ मोल लोगे, तो तुमको ये पता चल जाएगा ना कि हम जो कंपोजिशन बना रहे हैं उसमें कितना मोल ए लिए हैं और कितना मोल बी लिए हैं। यदि किसी बाइनरी सॉल्यूशन में दोनों का हमको मोल पता चल जाए तो क्या हम मोल फ्रैक्शन नहीं ज्ञात कर सकते हैं? ये तो आप जानते हैं पीछे से। तो उस तरह से आप क्या कीजिए, मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। जैसे ए का भी 2 मोल ले लिया, बी का भी 2 मोल ले लिया, तो टोटल मोल हो गया 4, और इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर मोल हो गया किसी एक कंपोनेंट का वो हो गया 2। तो 2/4 करेंगे तो मोल फ्रैक्शन 0.5 ए का भी आएगा और बी का भी आएगा 2/4। 3-5 का कम्बिनेशन लेते हैं तो क्या आएगा नहीं आएगा वो तो निकाल सकते हैं ना आप। तो आपको एक्स ए भी पता चल जाएगा और एक्स बी भी पता चल जाएगा। अब आप क्या कीजिए, एक्स ए पी नोट ए एक्स बी पी नोट बी, इस दो सब इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करके जोड़ दीजिए। इस तरह से आपको पी एस का वैल्यू निकल गया। आप ये बताइए कि पी एस का जो वैल्यू अभी आप निकाले हैं, यह आप कैसे निकाले हैं? एक्सपेरिमेंट से या थ्योरी से? थ्योरी से निकाले। आप एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू निकाले थे वह था एक्स ए का वैल्यू, वह था पी नोट ए का वैल्यू, वह था एक्स बी का वैल्यू, वह था पी नोट बी का वैल्यू। पी एस का वैल्यू थोड़े था एक्सपेरिमेंटल। पी एस का निकालने के लिए तो आप इस सब का निकाल के गुना, इस दोनों को गुना किए, इस दोनों को गुना किए, जोड़े। और इसलिए ना आप ऐसा किए क्योंकि आप जानते हैं कि रॉल्ट ने ऐसा कहा, यानी आप रॉल्ट के अनुसार निकाले, आप एक्सपेरिमेंटल का है। यही सब बात को समझना होता है। पी एस का मान जो अभी आप निकाले हैं वह कंप्लीटली थ्योरिटिकल है,
वह कंप्लीटली कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब आपको हम बताते हैं कि पीएस का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैसे निकलेगा। सुनिए, आप जो सॉल्यूशन बनाए थे जिसमें अभी आप 2 मोल ए लिए थे और 2 मोल बी लिए थे, तो जो भी सॉल्यूशन बनाए उस सॉल्यूशन के ऊपर बैरोमीटर लगा दीजिए। अब जैसे ही सॉल्यूशन के ऊपर बैरोमीटर लगाइएगा तो बैरोमीटर तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर बता ही देगा। तो वो वेपर प्रेशर किसका होगा, ए का या बी का? वो ना ए का होगा ना बी का होगा, वह सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। और यही वेपर प्रेशर आपका क्या कहलाता है, पीएस। यानी पीएस का मान तो निकालना बेहद आसान है एक्सपेरिमेंट से। यानी आप पीएस का डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं लैब में। तो ऐसी स्थिति में आप पीएस का डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं और उसी कंपोजिशन में आप पीएस का कैलकुलेटेड वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इधर वाले चीज को हम मानेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू और इसको क्या मान रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब यदि कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मान लीजिए कैलकुलेशन से आपको आया ये 2 एटीएम और जब आप उसी कंपोजिशन पर बैरोमीटर लगाए तो फिर वो भी आपको बताया 2 एटीएम। इसका यह मतलब है कि रॉल्ट के अनुसार ही ये सॉल्यूशन चल रहा है। कैलकुलेशन से जितना आ रहा है उतना ही यह एक्सपेरिमेंट से भी आ रहा है। मतलब यह एक परफेक्ट सॉल्यूशन है जो रॉल्ट्स के नियम का पालन करता है और ऐसा सॉल्यूशन ही कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए, हो सकता है कि कुछ सॉल्यूशन रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करे और यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में कुछ अंतर आने लगे। तो अब आप ये बताइए कि अंतर कितने तरह का आ सकता है? 2 तरह का। या तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा हो जाए या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम हो जाए। दोनों केस में इक्वल तो नहीं ना हुआ। यदि इक्वल नहीं हुआ तो निश्चित है कि वह आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। वह तब कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, नॉन आइडियल। इसका मतलब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरह का हो सकता है, 2 तरह का, जिसमें एक बार एक्सपेरिमेंटल बढ़ गया और जिसमें एक बार एक्सपेरिमेंटल वैल्यू घट गया। तो इस तरह से यदि हम उसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं कि पीएस का वैल्यू मान लो ज़्यादा आ गया कैलकुलेशन से, यानी एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी से। यह आपका एक बार फिर से कैलकुलेटेड वैल्यू है और यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और यदि ऐसा हुआ तब, और एक लास्ट केस बनता है जिसमें रॉल्ट के अनुसार जो हमको कैलकुलेशन आया, हम जब लैब में जाके निकाले, उसको डायरेक्ट निकाले तो वो वैल्यू कम पड़ गया। कम पड़ गया मतलब कुछ ऐसा ऐसा लिखाएगा, ये हो गया एक्स ए इंटू कोई दिक्कत है इसमें? सुनिए, अब जितना आना चाहिए था उससे कितना क्या आया, ज़्यादा आया। यानी ये एक पॉजिटिव बात है। जितना आना चाहिए था रॉल्ट के अनुसार उससे कम आया, यानी ये निगेटिव बात हुआ। यानी डेविएशन 2 तरह से हो सकता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा निगेटिव डेविएशन। और इस प्रकार ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी 2 तरह का हो सकता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। अब आपको अगला फर्दर एग्जांपल में पता चलेगा कि कब पॉजिटिव डेविएशन होगा, कब नेगेटिव डेविएशन होगा और कब सॉल्यूशन रॉल्ट्स के लॉ को फॉलो करेगा और आइडियल सॉल्यूशन कैसे होगा। तो फिलहाल आप इसको उतारिए। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। यह आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और यह कैलकुलेटेड। अब तुम इस सब्जेक्ट के डेप्थ को समझ सकते हो कि तुमको यदि क्लास तुम छोड़ते हो या हल्का में लेते हो तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और पता नहीं इस बात को अभी तक आप नहीं समझे हैं, कल भी बहुत सारे लोग एब्सेंट थे। हमको तो जिस दिन मौका मिलेगा हम पीठ फाड़ देंगे।
मारेंगे बहुत मार, छोड़ेंगे कहीं से नहीं। तो भाग जाओ मंजूर है हमको, लेकिन इस तरह से हम तुमको पढ़ने नहीं देंगे। पढ़ना है ढंग से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तुरंत छोड़ दीजिए। दिक्कत है ना रे, कल के डेट में तुम फेल हो जाओगे। तो तुम्हारा तो खैर कुत्ता वाला लक्षण है, वो तो सब जानता है, लेकिन दिक्कत यह है कि तुम्हारे लक्षण के साथ हमको न जोड़ा जाएगा, और हम ऐसा होने नहीं न देंगे। तो यदि कल के डेट में फेल होता है तो सिर्फ नुकसान तुम्हारा नहीं है, बदनामी हमारी भी है, और ऐसा हम होने देंगे नहीं। या तो पहले ही मार के भगा देंगे ताकि कोई बोले ही नहीं कि वहाँ पढ़ा था, और पढ़े हैं तो बढ़िया से पास होइए, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको ये व्यवस्था पसंद है पढ़िए, नहीं पसंद है मत पढ़िए। अच्छा ये बताइए, आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा? सॉल्यूशन विच फॉलो Raoult's law of partial pressure over entire range of concentration is called ideal solution, and which does not follow is called non-ideal solution. And there are two types of non-ideal solution: non-ideal solution with positive deviation, non-ideal solution with negative deviation. अब एग्जाम्पल पर आगे आपको समझ में आएगा कि कौन क्या है किसे। डेविएशन को आप नहीं अभी तक समझ पाए हैं, लेकिन एक सच्चाई है कि डेविएशन आप चेक किए, देखे हैं डेविएशन आप सॉल्यूशन में, और कहाँ देखें आपको हम बताते हैं। आप एक गिलास, ड्राई गिलास ले लीजिए पूरा, और उसमें आप पानी भर दीजिए। पानी सरफेस तक ही नहीं बल्कि सरफेस से थोड़ा ऊपर तक भर दीजिए कस के। कैसे कस के भराएगा ये? अच्छा कभी आप एक ऐसा सिचुएशन देखे हैं कि गिलास में पानी एकदम लबालब भरा हुआ है और ऐसा लगता है कि जहाँ तक पेनी खत्म हो रहा है उससे भी थोड़ा ऊपर चढ़ गया है सरफेस टेंशन के कारण वो थोड़ा बहुत होता है। तो ये काम बड़ा आसान है। ड्राई गिलास ले लीजिए, जहाँ तक पानी भरा है भर दीजिए। एक सिरिंज ले लीजिए, पानी लेके और सिरिंज को अंदर डाल के थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। अब देखिएगा कि धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ता है, चढ़ रहा है, और ऐसा लगा कि अब गिर जाएगा कि तब गिर जाएगा, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। मैक्सिमम जहाँ तक आप कर सकते हैं कर दीजिए। ऐसा नहीं कि बगल में बच्चा रख बैठा के इसे कर देगा बस गिर जाएगा पानी। या फिर आप साइड से भी इसको हल्का सा, उस लेयर को हल्का भी टच कर देंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारा पानी तुरंत नीचे गिर गया और लेयर समान हो गया। क्या ऐसा प्रैक्टिकली कभी हुआ है आपके साथ? आप कभी फील किए हैं? सुनिए, अब जब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए, अब क्या कीजिए, आप एक डब्बा नमक बगल में रख लीजिए और चुटकी चुटकी नमक इसमें आप डालते जाइए। ये नहीं कि एक बार बोड़े उछल दिए, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा नमक इसमें आप मिलाते जाइए। आप थोड़ा थोड़ा मिलाते जाइएगा तो एक आध मुट्ठी नमक भी मिला दीजिएगा ना, तो आप देखिएगा ये जो है सो पानी, इसको गिर जाना चाहिए ना, लेकिन पानी गिरता नहीं है। लेकिन यदि उतनी मात्रा में आप बालू मिला, चीनी नहीं, चीनी भी घुल जाता है, बालू मिला दीजिए। बालू मिलाइएगा, देखिए वो तुरंत पानी गिर जाएगा नीचे सेम मात्रा में। तो आप जरा सोचिए कि वो आखिर नमक ऐसा क्या कारनामा कर दिया? घुल गया। अरे घुल भी गया तो जगह तो लिया होगा ना, तो क्या कर दिया ऐसा? जगह था, उसको भर दिया। पानी में जगह रहता है क्या? खड़ा होके बताइए। इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। चलिए एक बात आया ना सामने कि इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, उसी स्पेस में NaCl अरेंज हो जाता है। आप एक बात बताइए हमको, ये सब 10th वाले टीचर कंसेप्ट बिगाड़ के रख देते हैं तुम लोग का, और तब हमको यहाँ के संभालना पड़ता है उसको। ये बताइए, तो आप जरा जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब दीजिएगा, तो आपको लगेगा कि जो आप बोल रहे हैं वो बहुत सही नहीं है। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O, यही चीज़ है ना। मतलब हाइड्रोजन और किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन से। और आप NaCl डाल रहे हैं तो ये टूटेगा Na+ में और Cl- में। इसका बताइए तो एटॉमिक नंबर 11, इसका 17, इसका एटॉमिक नंबर, इसका 8। हाइड्रोजन का साइज तो बहुत छोटा होता है, ऑक्सीजन का साइज उससे थोड़ा बड़ा होता है।
और Na और Cl का साइज तो इस दोनों से बड़ा होता है। आप जल में क्या मिला रहे हैं? NaCl। यानी आप जल लिए हैं तो जल में छोटा छोटा मॉलिक्यूल, छोटा छोटा एटम है, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो कुछ बचेगा। आप यही ना कह रहे हैं कि उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में हम बड़े साइज को फिट कर रहे हैं? क्या इस छोटे से साइज में बड़ा साइज फिट हो पाएगा? क्या इतना छोटा छोटा गेंद के बीच जो इंटर एटॉमिक स्पेस बच रहा है, क्या इसमें एक बड़ा सा फुटबॉल सेट हो सकता है? तो जो आप जानते हैं वो क्या सही जानते हैं? ये गलत, ये कंसेप्ट ही एकदम गलत है। इसका दूसरा रीजन, ये सब डेविएशन की वजह से होता है। और डेविएशन होता है, एक आदमी इधर से, कोई लड़की लोग बोल रही थी, बैठ जाइए, वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़े थे ना आप, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक्चुअल में होता क्या है सो देखिए। इसको उतार लिए क्या आप लोग? जो कि हम इसके साथ छेड़छाड़ करें, पता चले कि Na+Cl- और उतार लिया, गोल गोल किए सर, गोल करो, छोटा बनाए, छोटा बनाओ। करामती एक से एक आता है यहाँ। देखिए इसका मेन रीजन क्या है, और यही रीजन यहाँ पर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी है। H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव। यह एक पोलर कंपाउंड है। NaCl जो टूटता है Na+ में और Cl- में, यह एक आयनिक कंपाउंड है। यह कंप्लीट पॉजिटिव इस निगेटिव को अट्रैक्ट करने लगता है, और यह कंप्लीट निगेटिव इस पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने लगता है। और ये अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने के वजह से जो स्पेस था वो और ज़्यादा क्लोज हो जाता है। और चीज़ें, यदि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, यदि इस सब को एक कोना में लगातार JCB मंगा के उसके सूर से एकदम दाब के सैंत के रखे आदमी, तो आपको नहीं लगता है कि इतना आदमी जितना मंच है उतने में समटा जाइएगा? अरे टूटने फटने का डर को ख़त्म कर दिया जाए यदि, तो बात वही है। अट्रैक्शन इतना ना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के और नज़दीक आ जाता है, जिसके कारण नज़दीक आते जाएगा, जगह लेगा भी तो वो अपना जगह बना के उस पोजीशन में जाता है। लेकिन वही एक मुट्ठी नमक यदि एक के बार में पलट दिया जाए तो क्या होगा? तब वो पानी गिर जाएगा। काहे गिर जाएगा? क्योंकि वह गल नहीं पाया, उसमें अट्रैक्शन टाइप का कुछ हो नहीं पाया, और उससे पहले ही पानी गिर गया। बाद में घुल जाएगा, बाद में तो पानी गिर ही गया, तो फिर तो बात ही खत्म है। तो इस हिसाब से ये जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बातें होती हैं, आपको ये जान के काफ़ी आश्चर्य होगा। जैसे मान लीजिए एक लिक्विड A है, मान लीजिए 100 ml लिए आप, एक लिक्विड B है उसको भी आप लिए 100 ml, और मान लीजिए कि आप दोनों को जोड़ दिए। जोड़ देने का मतलब आप दोनों को मिला दिए। बताइए दोनों को मिलाने के बाद वॉल्यूम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए वॉल्यूम? अरे बानर है क्या, बोलो ना जल्दी। 200 ml होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 200 ml होगा, हो सकता है कि 200 ml हो और हो सकता है 200 ml नहीं हो। 200 ml सिर्फ उसी विलियन में होगा, उसी सॉल्यूशन में होगा जो रॉल्ट के नियम का पालन करता है। कुछ होगा 200 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कुछ होगा जो 200 से कम हो जाएगा। एक्चुअल में ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव होगा तो कम हो जाएगा। पानी में जो दारू मिला के पिया जाता है वह आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। समझ रहे हैं आप? तो ये सब बात आप डिटेल में समझेंगे कल कि आखिर ऐसा होता क्या है।